नमस्कार दोस्तों, हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एससी द्वारा पूछे हुए इकोनॉमिक्स के अब तक जितने क्वेश्चन हैं सब पर भरपूर एनालिसिस करेंगे। दोस्तों अब आपको हर क्वेश्चन के आंसर को ध्यान से देखना है, उसका जो मैं सलूशन बताऊंगा उसको भी ध्यान से आप देखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो पिछली बार यूपी ट्रिपल एससी पेट हुआ था 2021 वाला, उसमें इकोनॉमिक्स से 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि उस समय 2 शिफ्ट हुई थी, फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट। क्योंकि हमारे सिलेबस में उस पहले से ही दे रखा है कि इकोनॉमिक्स से हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे, तो 5 10 क्वेश्चन टोटल पूछे गए थे पिछली बार के यूपी ट्रिपल एससी पेट में। तो सबसे पहले हम उन्हीं 10 क्वेश्चन को चूज करेंगे कि जो सबसे पहले 2021 में पूछे जा चुके हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि बैंक दर का क्या अर्थ है। तो दोस्तों आप ये जानते होंगे कि बैंक दर का अर्थ क्या है। दोस्तों आपको बता दें कि जो बैंक दर होती है एक प्रकार से आरबीआई द्वारा लगाई जाती है। दोस्तों अब इसी समय हम आपको बता दें कि रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और बैंक रेट ये काफ़ी पूछी जाती है। रेपो रेट वो रेट होती है जब कोई बैंक किसी आरबीआई से उधार लेता है, तो जो आरबीआई जब उस पर जितना इंटरेस्ट होता है वो जब चार्ज करता है, दैट इज कॉल्ड रेपो रेट। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, जब कोई बैंक के पास मान लीजिए ज़्यादा रुपए हो जाते हैं, वो आरबीआई को डोनेट करता है और बाद में कहता है कि आप हमारे रुपए ले लीजिए। और आरबीआई बाद में जब आरबीआई से जब कोई बैंक इंटरेस्ट चार्ज करता है, कहने का मतलब ये है कि जब आप किसी को रुपए पे करते हो उस पर एक इंटरेस्ट यानी ब्याज लेते हैं। ऐसे ही जब कोई बैंक अपने आरबीआई से अगर रुपए उधार लेगा तो उसको एक्चुअली क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, यानी ब्याज देना पड़ेगा आरबीआई को। तो जब कोई बैंक आरबीआई से उधार लेता है और बाद में उसको ब्याज के तौर पर वापस करता है, तो वो चीज़ कही जाती है रेपो रेट। जितनी मतलब ब्याज दर लगाएगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई उस बैंक के ऊपर, वो रेपो रेट कहलाएगी। बट रिवर्स का मतलब इसी का उल्टा है। रिवर्स रेपो रेट कहने का मतलब यहाँ पर ये है। दोस्तों आपको बता दें कि जो रिवर्स रेपो रेट होती, कभी कभी ऐसा समय आता है जब आरबीआई को बैंक से उधार लेना पड़ता है, तो जब बैंक आरबीआई को रुपए देगा तो उससे कम ब्याज देगा आरबीआई बैंक को, क्योंकि आरबीआई बड़ा बैंक है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब कोई बैंक से आरबीआई उधार लेता है, तो जब आरबीआई उसको उस बैंक को इंटरेस्ट देगा यानी ब्याज देगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगी। दोस्तों अब आपको बता दें कि हमेशा जो रिवर्स रेपो रेट होती है वो रेपो रेट से कम होती है। करंट में आप पढ़ लीजिएगा रेपो रेट कितनी, रिवर्स रेपो रेट हम आपको बता भी देंगे वैसे दोस्तों, बट आपको मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट अधिकतर चेंज होते रहते। तो आप जब एग्जाम के 15 दिन पहले अक्टूबर के जो पहले करंट रहेगी उसमें आपको अभी मान लीजिए हम बता दें, बाद में चेंज हो जाए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए, तो इस वजह से अभी हमने इसीलिए नहीं बता रहे। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो रेपो रेट है इस समय 4.9 के अराउंड थी, बट थोड़ा बहुत और कम होगी, तब और कम हो जाएगी या बढ़ती है ऐसा भी कुछ बताया नहीं जा सकता, इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। तो आप उसे करंट टॉपिक वो के कारण आप उसे तुरंत ही देख लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो रेपो रेट है वो कम समय के लिए लगाई जाती है, बल्कि जो बैंक रेट है वो भी आरबीआई द्वारा ही चार्ज करी जाती है दूसरे बैंकों से। बट ये ध्यान रखना है कि जो बैंक रेट है वो ज़्यादा समय के लिए आरबीआई उधार देता है बैंक को रुपए, बट जो रेपो रेट होती है वो लघु समय के लिए होती है, अर्थात शॉर्ट टाइम के लिए होती है। तो बैंक रेट और रेपो रेट, और सबसे जो रेपो रेट होती है हमेशा रिवर्स रेपो रेट से ज़्यादा होती है और बैंक रेट इनमें सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों कई बार ऐसे पूछा जाता है कि इनमें सबको क्रम से लगाइए, घटते या बढ़ते हुए क्रम में लगाइए। तो सबसे ज़्यादा बैंक रेट होती है, बैंक रेट से कम रेपो रेट होती है और रेपो रेट से भी कम रिवर्स रेपो रेट होती है। तो जो बैंक दर है, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक। देश का केंद्रीय बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, जिसकी स्थापना अप्रैल 1935 में हुई थी। उसका अधिनियम जो आरबीआई अधिनियम वो 1934 में हुआ था। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो आरबीआई से एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1949 में। अब ये भी पूछा जा सकता है कि आरबीआई के प्रेजेंट टाइम पर गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास ये 25वें गवर्नर। इतने क्वेश्चन आरबीआई से बन सकते जो मैंने तुम्हें बता दी। दोस्तों आपको बता दें कि जो बैंक दर है, बैंक दर का अर्थ है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ये है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर है बैंक रेट। बैंक रेट दोस्तों क्या होती है? जो देश का केंद्रीय बैंक है अपना आरबीआई क्या करता है? आधिकारिक ब्याज दर जो चार्ज करता है उसी को बैंक दर कहा जाता है। तो आप इसे याद रखिएगा, बैंक दर का अर्थ होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। अर्थात बैंक दर काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए ली जाती है और केंद्रीय बैंक चार्ज करता है जो इंटरेस्ट किसी बैंक से, उसी को बैंक दर कहा जाता है। बट जो रेपो रेट होती है वो कम समय के लिए बैंक जब लोन लेता है आरबीआई से तब होता है। बट जो बैंक रेट यानी बैंक दर होती है वो ज़्यादा समय के लिए दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर पढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन आया था, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब है, यदि वो घट जाएगी तो साख सर्जन पर बढ़ जाएगा, मतलब साख सर्जन बढ़ जाएगा।
इसके लिए आप इकोनॉमिक्स का थोड़ा मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा तब समझिएगा, क्योंकि ये दोस्तों ऐसे बताया नहीं जा सकता इस वजह से, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा। ये तो उतना छोटा वीडियो बनाना है चूँकि, तो इस वजह से इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उनसे परीक्षा में क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका हम भरपूर एनालिसिस आपको देंगे। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सृजन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़ जाएगी। क्या असर पड़ेगा? बढ़ जाएगी यदि नगद कोषानुपात घट जाता है। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है, तो इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जब कोई निजी अधिकार होता है जो प्राइवेट वाला होता है, तो उस पर एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था जो अमेरिका में इस समय है, और अपना देश कैसा है? मिश्रित इकोनॉमी वाला, मिक्स्ड इकोनॉमी वाला देश है, क्योंकि हमारे यहाँ पूंजीवादी और साम्यवादी दोनों अवस्था, समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है और पूंजीवादी दोनों का मिलन है, अर्थात मिश्रित अर्थव्यवस्था है। अमेरिका में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चलती, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो पूछा गया है कि इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो पूंजीवादी। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? तो आप ये तो जानते ही होंगे कि 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। दोस्तों आपको बता दें कि आरबीआई गवर्नर। काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 1000 या 500, 1000 का नोट इस समय बंद हो गया है। 8 नवंबर 2016 रात 8 बजे पीएम नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी थी। तो ये भी पूछा जा सकता है कि जो नोटबंदी लागू हुई थी कब लागू हुई थी? तो 8 नवंबर 2016, आप डेट याद रखिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कब लागू हुई? तो रात 8 बजे लागू हुई, 8 PM पर। तो 100 रुपये का नोट हस्ताक्षरित होता है आरबीआई गवर्नर के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि जो आरबीआई गवर्नर है इस समय प्रेजेंट टाइम पर 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो 100 रुपये, लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 1 रुपये और 2 रुपये में डिफरेंस क्या है। जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताता हूँ। 1 रुपये में डिफरेंस ये है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो वित्त सचिव होते हैं, अर्थात वित्त मंत्रालय के वित्त सचिव का इस पर हस्ताक्षर होता है 1 रुपये के जो नोट और 1 रुपये का जो सिक्का होता है। बट 2 रुपये के आगे जितने रुपए होते, 2 रुपये से बड़े जितने रुपए होते, जैसे 100 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 500 रुपये, 2000 रुपये, तो इन सब पर आरबीआई के गवर्नर का सिग्नेचर होता है। बट जो फाइनेंस सेक्रेटरी होता है, वित्त सचिव होता है, उसका सिग्नेचर होता है 1 रुपये, अर्थात 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के सिक्के पर। तो 1 रुपये में और 2 रुपये में यही डिफरेंस होता है। और बाकी 2 रुपये से जितने बड़े रुपये, मतलब 1 रुपये के बाद जितने रुपये हैं बड़े, 2 रुपये, 3, 4 रुपये, 5 रुपये, मतलब जितने हैं 100, 20, वैसे 4 रुपये का तो नोट ही नहीं आता, तो उस पर आरबीआई के सिग्नेचर होंगे। दोस्तों आपको बता दें कि फेमा वाला क्वेश्चन काफ़ी पूछा गया, बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि फेमा से क्वेश्चन बनते आए हैं। फेमा क्या है? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है फेमा। दोस्तों आपको बता दें कि फेमा का पूर्ण रूप पूछा गया है कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फिर पूछा जा सकता है, क्योंकि यूपी कई बार ये करता है कि वो रिवाइज कर देता है क्वेश्चन। दोस्तों आपको बता दें कि किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसमें सिंपल है, कोई भी अगर प्राइवेट अपने यहाँ निवेश करेगा, अर्थात हमारे यहाँ कोई कंपनी क्रिएट करेगा, तो कब करेगा? जब वो नई पूंजी लगाए, उस पर अनुमानित प्राप्त ज़्यादा हो, जितना वो सोच कर आए उससे अगर ज़्यादा मिलेगा तो निजी निवेश में वृद्धि हो जाएगी। सिंपल है। तो नई पूंजी पर अगर यदि अनुमानित प्राप्ति ज़्यादा होती है तो फिर क्या होगा निजी निवेश में वृद्धि। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे थोड़ा लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ यूपी पेट 2021 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन नहीं है, ये काफ़ी परीक्षाओं में पूछा गया है कि भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसे CSO लिखा मिल सकता है कि सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, जो केंद्रीय, पहले CSSO होता था, 2 संस्थाओं को मिलाकर CSO बनाया गया है। तो भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली जो संस्था है वो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। और दोस्तों आपको बता दें कि सेवा क्षेत्र वाले से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सर्विस सेक्टर से पूछा गया है कि सेवा क्षेत्र का और क्या नाम है? तो सेवा क्षेत्र का आप नाम जानते ही होंगे, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम तृतीयक क्षेत्र है। और दोस्तों आपको मैं बता दूं कि देखिए अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। पहला सेक्टर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? प्राइमरी सेक्टर में आते हैं जैसे बागवानी है, कृषि है, खेती है, कहने का मतलब ये सब चीज़ें जो हम खुद करते हैं, कृषि है, फार्मिंग है, बागवानी है, और जितने मजदूर वगैरह जो काम करते हैं हम। और जो सेकंड वाला होता है उसमें क्या होता है कि जो इंडस्ट्री में वर्कर, जैसे कि मान लीजिए हम गेहूँ उगाए तो गेहूँ से आटा बनाने का कार्य और आटा से ब्रेड बनाने का कार्य कंपनी में होता है। तो जो जहाँ मतलब उत्पादन होता है, फैक्ट्रीज, वो सेकेंडरी में आती हैं। और जो सेवा क्षेत्र होते हैं, सेवा क्षेत्र में जैसे ट्रांसपोर्ट एक सेवा है, बैंक एक सर्विस वहाँ मिलती है। तो जो सेवा क्षेत्र होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र होता है। जो
औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में आती है, और जो प्राइमरी सेक्टर होते हैं जिनसे कच्चा माल मिलता है द्वितीयक क्षेत्र के लिए। तो कहने का मतलब जब हमें कच्चा माल रॉ मटेरियल जिनसे मिलता है, जैसे लकड़ी, अब लकड़ी मिलती है, गेहूँ मिलता है, चावल मिलता है, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, खेती और किसानी, और कहने का मतलब हमारे फल, सब्जियां, ये सब हमें प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल, इनसे जब कोई चीज़ नई बनाई जाती है फैक्ट्रीज में ले जाकर, इंडस्ट्रीज में ले जाकर, जैसे पूछा जाए कि पैक हुआ अचार डिब्बे में क्या है, तो सेकेंडरी क्षेत्र का है, क्यों? क्योंकि ये भी कंपनी में बना है। अब और दोस्तों आपको बता दें, जो ट्रांसपोर्ट है, रेलवे है, बैंक है, हॉस्पिटल है, ये सब तुम्हें सर्विस प्रोवाइड कराते, तो ये टर्सरी क्षेत्र में आते, तृतीयक क्षेत्र में। दोस्तों अब आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन जो है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, ये भी काफ़ी पूछा जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को माना जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जिन्होंने गुजरात के आनंद में अमूल की स्थापना करी थी। दोस्तों आपने सुना होगा, अमूल दूध पीता है इंडिया वाला डायलॉग, क्योंकि अमूल वाला जो अमूल कंपनी थी, दोस्तों आपको बता दें कि गुजरात के आनंद है एक स्थान, वहीं पर डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने एक स्थापना करी थी। तो उन्होंने क्या किया था कि जैसे एक हरित क्रांति आई थी, तो हमारे देश में प्रोडक्टिविटी बढ़ी थी मतलब खाद्य पदार्थों की, जैसे चावल, धान, गेहूं की। बट जो श्वेत क्रांति आई, श्वेत क्रांति का रिलेशन है दुग्ध क्रांति से। कहने का मतलब है श्वेत क्रांति पूछा जाता है, श्वेत क्रांति किससे रिलेटेड है, तो दुग्ध से, दूध के उत्पादन में वृद्धि से रिलेटेड है श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो कि एक कृषि वैज्ञानिक थे, उन्होंने वर्क किया और उन्होंने दूध के क्षेत्र में, पहले हम आगे नहीं हुआ करते थे। आज गौरव की बात है दोस्तों कि भारत अपना पूरे वर्ल्ड में दूध के उत्पादन में नंबर 1 पर आता है। पहले अमेरिका आया करता था, अब दोस्तों अमेरिका को पीछे पिछाड़कर भारत आगे निकल गया और पूरे इंडिया में स्टैंड करता है फर्स्ट रैंक पर दुग्ध के उत्पादन में। और दोस्तों उससे भी गौरव की बात हमारे लिए है कि उत्तर प्रदेश पूरे भारत के अन्य राज्यों की तुलना में सबसे ज़्यादा दुग्ध का उत्पादन करता है। तो आप ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि दुग्ध के उत्पादन में पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो उत्पादन करने वाला देश है भारत, और भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है दूध का, उत्तर प्रदेश। हम उत्तर प्रदेश के हैं तो उत्तर प्रदेश। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन, और जो श्वेत क्रांति है वो दुग्ध से रिलेटेड है। दोस्तों आपको बता दें कि और अभी हम आएगी हरित क्रांति वाला क्वेश्चन, तो वहां पर भरपूर एनालिसिस कर देंगे क्रांतियों से रिलेटेड। अभी आगे रुकिए, हम बताते हैं। भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे। दोस्तों यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन बनना ही बनना। दोस्तों हम जो आपको एनालिसिस कर रहे हैं इसको ज़्यादा सुनिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनना फिक्स है। तो भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे, तो पीवी नरसिम्हा राव थे। पीवी नरसिम्हा राव उस समय प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ से दोस्तों पूछा जाएगा, काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों आपको बता दें कि जब भारत में कर्जा बढ़ गया और जीडीपी उसकी माइनस में जाने लगी, तो भारत ने आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से कर्जा मांगना स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। कहा जब तक आप अपने भारत में विदेशी कंपनियों को नहीं आने देते तब तक हम आपको कर्जा नहीं देंगे। तो दोस्तों इसलिए उस समय वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर भी रह चुके हैं, और हमारे देश के प्रधानमंत्री होने का गौरव भी उन्हें प्राप्त है। दोस्तों पहले ऐसे मतलब सिख धर्म से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं जो भारत के प्रधानमंत्री होने का गौरव प्राप्त किया उन्होंने। तो पूछा जा सकता है कि भारत के पहले सिख प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, और पहले गवर्नर आरबीआई के जो प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किए डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये भी पूछा जा सकता है कि अल्पसंख्यक समुदाय, चूंकि सिख समुदाय अल्पसंख्यक में आता है, तो इस वजह से प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये 3-4 क्वेश्चन उनसे बन सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दें कि जो ये वाला पूछा गया है कि भारत में जो आर्थिक सुधार 1991 वाला हुआ था, जब एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण और जो वैश्वीकरण और निजीकरण वाली पद्धति आई थी, सिस्टम आया था, वो इन्हीं की। देखिए आरबीआई के गवर्नर रह चुकी इकोनॉमिस्ट थे, तो इनको इस क्षेत्र में ज़्यादा नॉलेज थी। कहा ये उस समय का सुनहरा काल कहा जाता है अपने भारत के लिए, 1991 का जब उदार वाली नीति आई थी, आर्थिक सुधार नीति आई थी उदारीकरण की। दोस्तों उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, और प्रधानमंत्री के तौर पर वर्क कर रहे थे पीवी नरसिम्हा राव। तो अर्थात पीवी नरसिम्हा राव के सरकार में वित्त मंत्री उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1991 में आर्थिक सुधार आई थी, और इसमें क्या क्या आया था, उदारीकरण, वैश्वीकरण, निजीकरण। आप सिंपल एलपीजी याद करिएगा। दोस्तों कई बार लोग एलपीजी सुनकर के एलपीजी गैस समझ जाते हैं, तो हम आपको यहाँ से एक क्वेश्चन और भी बता देते हैं। पूछा जा सकता है कि एलपीजी की जो कैसे पता करेंगे कि एलपीजी मतलब निकल रही है, गैस लीक हो रही। तो एलपीजी में एक केमिकल कंपाउंड होता है मिथाइल एथाइल मरकैप्टन नाम का, अगर उसकी वो मिला दिया जाता है, जो कि एलपीजी
जो होती है, पूछा जाता है किसका किसका मिश्रण होता है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। और वो किस रूप में पाई जाती है, तो द्रव के रूप में जब गैस में भर दिया जाता है। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब दाब को गैस को अधिक प्रेशर दे दिया जाता है तो लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो जाती है। तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस एलपीजी का फुल फॉर्म होता है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। एथिल मरकैप्टन उसमें मिला होता है C2H5SH, जिसका फार्मूला होता है, उसी की वजह से गंध आती है, जिसको हम पहचान लेते हैं कि एलपीजी लीक हो रही है। और दोस्तों ये जो क्वेश्चन था हमने भरपूर एनालिसिस किया आपका, आप इतना ध्यान रखिए। भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति उन्मुख है किस ओर है, वैश्वीकरण की ओर। हम ग्लोबलाइजेशन, देखो हमारा ट्रेंड इस समय क्या है कि हम विदेशी कंपनियों को अपने यहाँ कर रहे हैं ताकि हमारी जीडीपी बढ़े। तो भारत की वर्तमान औद्योगिक नीति अधिक उन्मुख है किस ओर उन्मुख है, वैश्वीकरण की ओर। दोस्तों यदि आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि परीक्षा से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि और भी जो लोग कमेंट को पढ़ेंगे तो उससे उनकी भी नॉलेज बढ़ जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि जो BIFR है, BIFR किससे संबंधित है, तो BIFR जो है रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है। किससे संबंधित है, रुग्ण औद्योगिक इकाइयों के पुनर्निर्माण से संबंधित है BIFR। तो भारत में नई आर्थिक नीति कब आई, 1991। अब इसको लगाने का कोई मतलब नहीं है। अब अगला क्वेश्चन फिर यही पूछ रहा है कि भारत में नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई, वर्ष कब हुई, 1991। अब दोस्तों एक नया क्वेश्चन लेते हैं। कृषि उत्पाद बेचने के लिए एक नया मंच भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया। ये ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 2018 का जो पेपर हुआ था कैंसिल हो गया था, उसमें पूछा गया था। दोस्तों आपको बता दें कि उसमें पूछा गया था कि कृषि उत्पाद बेचने के लिए भारत सरकार ने एक नया मंच शुरू किया है, इस नए मंच को क्या नाम दिया गया है, तो ई रकम। तो कई बार तो दोस्तों ये क्वेश्चन बन गए हैं कि ई रकम क्या है कृषि उत्पाद खरीदने के लिए, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। तो आप इतना इंपॉर्टेंट है कि कृषि उत्पाद को बेचने के लिए, अर्थात जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं उनको बेचने के लिए भारत सरकार ने एक नया पोर्टल उपलब्ध करवा दिया किसानों के लिए। कहा ई रकम नाम से एक पोर्टल लॉन्च कर देते, उस पर आप अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को बेचिए। दोस्तों आपको बता दें कि जो अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम है, काफी पूछा गया, कृषि प्रावधिक 2019 का क्वेश्चन है। और दोस्तों ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। अधिक अन्न उपजाऊ कार्यक्रम कब शुरू हुआ था, वर्ष 1948 में शुरू हुआ था। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। दोस्तों अब आपको बता दें कि देखिए आगे क्वेश्चन पूछा ही गया है कि सरकार द्वारा ई रकम नामक एक नया पोर्टल या नया प्लेटफॉर्म किस उद्देश्य के लिए शुरू किया गया, तो कृषि बीज खरीदने के लिए, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए, कृषि उत्पाद बेचने के लिए। तो आपको अभी हमने क्या बताया था, कृषि उत्पाद को बेचने के लिए। कृषि उत्पाद को बेचने के लिए सरकार ने ई रकम नाम से एक नया पोर्टल स्टार्ट किया है। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 2019 में कृषि और संबद्ध क्षेत्र द्वारा कुल कितने प्रतिशत भाग का योगदान प्राप्त हुआ है, तो 15.87%। अब ये 2019 का उतना पूछा नहीं जाएगा, तो इस वजह से हम इसको इंपॉर्टेंट नहीं समझते। भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो पब्लिक एरिया है, पब्लिक सेक्टर है, उनके लिए क्या क्या सही है, तो सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, ये तो सही है। सामाजिक और आर्थिक ऊपर पूंजी का निर्माण करना, ये भी सार्वजनिक क्षेत्र के लिए होता है। संतुलित क्षेत्र और क्षेत्र के विकास सुनिश्चित करना, ये तो होता ही है। समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, इन्हीं चारों होता है। कुल मिलाकर आपको इसका आंसर क्या करना है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों सही है। दोस्तों आपको बता दें कि जो अगला क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट है। सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी पर आधारित अवसंरचना विकास में पुनरावलोकन तथा परिष्करण हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन था, बी केलकर। कौन थे, बी केलकर। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बी केलकर। दोस्तों अब आपको बता दें कि सार्वजनिक निजी भागीदारी पर जो आधारित अवसंरचना थी, सब स्ट्रक्चर था, तो उसके डेवलपमेंट के लिए जो पुनरावलोकन और परिष्करण हेतु गठित समिति का जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बी केलकर को बनाया गया था, पूछा जा सकता है। दोस्तों आपको बता दें कि अभी हम सब क्रांतियों के बारे में भी आपको इस वाले क्वेश्चन में बता रहे हैं। पूछा गया है कि भारत में किस क्रांति ने तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि उत्पन्न करी, तो पीली क्रांति ने। किसने उत्पादन वृद्धि करी, पीली क्रांति। दोस्तों आपको बता दें कि तिलहन के लिए पीली क्रांति। हरित क्रांति किस लिए आई थी, गेहूं और धान के लिए हरित क्रांति आई थी, खाद्य उत्पादन के लिए। स्वर्ण क्रांति किससे आई थी, स्वर्ण, गोल्डन रेवोल्यूशन, वो ये बागानी क्रांति है, मतलब उद्यान वगैरह के लिए आई थी, गोल्डन रिवोल्यूशन। और दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि हरित क्रांति से भारत के कौन कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए, तो आप जानते ही होंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है ये क्या हरित क्रांति से सबसे ज़्यादा कौन से राज्य लाभान्वित हुए, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश। दोस्तों अब आपको बता दें कि काफ़ी पूछा जाता है क्वेश्चन ये वाला कि नीचे दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए।
तो हम आपको अभी यही बता दे रहे हैं हरित क्रांति के घटक कौन कौन से हैं। हरित क्रांति में HYB बीज का हाई यील्ड वैरायटी बीज का इस्तेमाल किया गया, यानी उच्च उत्पादन देने वाली किस्मों के बीज। चूंकि दोस्तों आपको बता दें कि मैं हरित क्रांति की कहानी क्या है। हरित क्रांति नामक शब्द विलियम गार्ड ने दिया था। पूछा जाता है कि हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द किसने दिया, तो डॉक्टर विलियम गार्ड। अब दोस्तों आपको बता दें कि जो हरित क्रांति के विश्व के मतलब पूरे विश्व में पूछे जाते हैं कि मतलब डॉक्टर जो नॉर्मन बोरलॉग थे, और चूंकि इन्हें हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों कई बार ये पूछा गया है कि डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया, तो अब आप हमें कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आप मत बताइएगा कृषि क्षेत्र में, चूंकि हरित क्रांति कृषि से रिलेटेड है। बट दोस्तों इस वजह से पूछा, क्योंकि नोबेल पुरस्कार 6 ही क्षेत्रों में दिया जाता है, उनमें कृषि के लिए दिया ही नहीं जाता, तो कृषि के लिए तो आप वैसे भी नहीं लगा सकते। आप थोड़ा माइंड का यूज करिएगा पेपर देते वक्त, क्योंकि 15 से 16 अक्टूबर आपका डेट है यूपीट्रिपल पेट का पेपर। चूंकि सेंटर बना दिए गए हैं 15 से 16 सितंबर को आपको अक्टूबर को आपका पेपर होना। दोस्तों अब की बार एक चीज़ नया बदलाव किया गया है, अभी हम कम्युनिटी पर एक पोस्ट करेंगे, आप उसे थोड़ा पढ़ लीजिएगा, और उसमें 15 से जो पेपर होने हैं पेट के उससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ दी गई। दोस्तों अब आपको बता दें कि जो पहले आते थे सीरीज में पेपर ABCD, अब एक नहीं आएगा, उसमें कोडिंग करी रहेगी, एक नंबर डाला रहेगा, क्योंकि टिपाई से उस बचने के लिए, चीटिंग से बचने के लिए, पेपर लीक ना हो, इस वजह से ऐसा किया जा रहा है यूपीट्रिपल द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि अब की बार सीरीज पर ABCD नाम के वर्ड नहीं लिखे देखने को मिलेंगे, एक कोडिंग में एक अंक लिखा होगा, उसी को लिखना होगा आपको। तो इस बार अब की बार आपको फॉर्म जो आपका OMR सीट है उसको भरने में भी सावधानी आपको सही से बरतनी होगी। तो सिंचाई, इन्हीं 2 चीज़ों को ध्यान दिया गया था हरित क्रांति के लिए। उच्च उत्पादन देने वाले किस्म के बीज HYB का मतलब है हाई यील्ड वैरायटी बीज, और सिंचाई इरिगेशन, इन दोनों के से हरित क्रांति आई। और दोस्तों आपको बता दें कि पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन कहा जाता है? डॉक्टर S स्वामीनाथन। काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है। भारत की पंचवर्षीय योजना को रूस से अपनाया गया, जो कि चूंकि हमारे यहाँ जो पंचवर्षीय योजनाएं आई हैं तो ये रूस के बिहाफ पे आई, रूस में पहले चलाई गई थी, तो रूस से मतलब हमारे यहाँ प्रेरित हैं। उस रूसी नेता का नाम बताइए जिसने पहली बार रूस में पंचवर्षीय योजना के दृष्टिकोण को अपनाया था। तो जोसेफ स्टालिन। कौन थे? जोसेफ स्टालिन थे, जिन्होंने मतलब पूरे पहले भारत में रूस में पंचवर्षीय योजना को लागू किया था, जोसेफ स्टालिन। तो उसी का मतलब श्रेय लेकर, उसी को देखकर हमारे भारत ने पंचवर्षीय योजना को अपनाया था। तभी से अब तो पंचवर्षीय योजना चालू नहीं होती, 2017 के बाद से पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया है। 2015 में नीति आयोग उसके स्थान पर बना दिया गया। नीति आयोग थिंक टैंक के रूप में काम करता है, थिंक टैंक के रूप में काफ़ी पूछा जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत में 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, भारत वर्तमान में कौन सी पंचवर्षीय योजना लागू की गई, तो दोस्तों ये वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड 2015 का पेपर था उसमें पूछा गया था, तो उस समय तो 12वीं पंचवर्षीय योजना लागू की गई थी। बट अब ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाना है, क्योंकि 12वीं पंचवर्षीय योजना हमने खत्म कर दी गई, अब नीति आयोग हो गया। तो भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। और जो 11वीं थी उसका तेज और सम्मिलित विकास था। बट जो 12वीं थी उसके तेज, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। काफ़ी क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो क्या उद्देश्य था? आपको याद रखना है कि तेज, सतत और आर्थिक विकास, ये क्या है? ये डी वाला ऑप्शन जो है भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य है। भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012 से 2017 तक चली थी, और 2007 से 2012 तक 11वीं। और गरीबी हटाओ का नारा इसको इंदिरा गांधी सरकार गवर्नमेंट ने किया था। तो ये 5वीं पंचवर्षीय योजना थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया इतने बार कि हम बता नहीं सकते। गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना काल में दिया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना काल में। दोस्तों आपको बता दें कि यदि आपको वीडियो अच्छी लगती तो आप शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि और लोग जो पेट का पेपर देने जा रहे हैं वो भी अच्छे से पढ़ लें, क्योंकि हमने इसमें उन क्वेश्चनों को सम्मिलित कर लिया है जो आज तक यूपीट्रिपल द्वारा पूछे गए हैं सभी क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य? आप सिंपल समझते हैं। देखिए, जो 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है, समाजवादी, पूंजीवादी और मिश्रित। समाजवादी रसिया अपनाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है भारत अपनाता है, पूंजीवादी अमेरिका है। उदाहरण मैंने बता दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व क्या है? ये है तुम्हारी वो मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व, ये मिश्रित अर्थव्यवस्था है। दोस्तों आपको बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है? जो मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है उसमें सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व होता है। अभी आप देख लिए हैं, UDA LDA में पूछा गया है, जो सप्लाई इंस्पेक्टर वाला होता है। दोस्तों आपको बता दें कि निम्न में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख लक्षण है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, सिंपल है। अब दोस्तों एग्जिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, आयात निर्यात बैंक, एग्जिम बैंक, EXIM एग्जिम बैंक कहा जाता है। इसकी स्थापना जो है 1982 में हुई थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब यहाँ पर एक चीज़ हम और आपको बताएंगे कि 1982 में आयात निर्यात बैंक की स्थापना हुई थी, ये पूछा जाए। ऐसे पूछा जाता है कि नाबार्ड, जो कि कृषि क्षेत्र के लिए
क्या करता है, लोन प्रोवाइड कराता है, आपको ब्याज पर रुपए देता है। तो नाबार्ड उसकी स्थापना हुई, तो आपको नहीं देगा, वो बैंकों को देता, बैंक से आप लेते, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होते हैं उनको उपलब्ध कराता है, वाणिज्यिक बैंक वगैरह को। तो आयात निर्यात बैंक 1982। और दोस्तों आप याद रखिएगा जो नाबार्ड है उसके गोविंद चिंतालू उसके अध्यक्ष थे। तो आयात निर्यात बैंक क्या है, उसकी स्थापना 1982। और एक है नाबार्ड, तो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट जो है ये बैंक है। तो नाबार्ड इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982। और आयात निर्यात बैंक एग्जिम बैंक की भी स्थापना 1982 में हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसकी स्थापना कब हुई थी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी, 1935 में, 1935 में हुई थी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना। अब काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो कौन सी प्रथम माइक्रोवित्त कंपनी जो भारत में अगस्त 2015 में एक बैंक के रूप में परिवर्तित हो गई, तो बंधन बैंक की। 2015 में करंट का क्वेश्चन हुआ था, लोअर पीसीएस 2016 में पूछा गया था। ऐसा राज्य जहां कोई ग्रामीण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, तो काफ़ी पूछा गया क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आप में भी कि ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, तो सिक्किम। दोस्तों आपको बता दें कि 1935 वाले भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम से सिक्किम को भारत में एक राज्य के तौर पर मिलाया गया था। 1937 में से पूर्णतः राज्य का दर्जा दे दिया गया था सिक्किम को। ऐसा राज्य जहां कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं, वो सिक्किम है। और दोस्तों आपको बता दें कि वाणिज्यिक बैंकों के दूसरे राष्ट्रीयकरण में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, उसके बाद 6 बैंकों का 1980 में हुआ था। तो 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दूसरे राष्ट्रीयकरण में पूछा जाता है। जुलाई 2018 के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन थे, उस समय उर्जित आर पटेल थे, बट आपको याद करना नहीं, उस समय करंट का क्वेश्चन हुआ करता था जब क्योंकि व्यायाम प्रशिक्षक में क्वेश्चन पूछा गया था। बट अब आपसे पूछा जाएगा इस समय प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, तो शक्तिकांत दास हैं, इस समय 25वें गवर्नर है, आप थोड़ा याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो था, संसद ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 6 सहायक बैंकों को मर्ज करने के लिए स्टेट बैंक निरस्त और संशोधन विधेयक 2017 पारित किया था। ये भी अब क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2018 में पूछा जा चुका, 2017 की करंट हुआ करती थी। किस अधिनियम में एक ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है। स्टेनोग्राफर जो आशुलिपिक का पेपर होता है, आरबीआई अधिनियम की धारा 7 में इसका उल्लेख है कि जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार है। भारत सरकार रिजर्व बैंक को अधिकार जारी कर सकता है, निर्देश जारी करने का अधिकार किससे है, आरबीआई अधिनियम की धारा 7 से है। आरबीआई अधिनियम की धारा 7 से, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो आरबीआई की जब स्थापना हुई तो उसका केंद्रीय कार्यालय कहाँ था, कोलकाता में, लेकिन अब कहाँ है, मुंबई में। दोस्तों कई बार पूछा गया कि दलाल स्टेट क्या है, दलाल स्टेट कहाँ है, मुंबई में है, याद रखिएगा, पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। भारत में बैंकिंग लोकपाल के बारे में कौन सा कथन सही है। दोस्तों भारत में जो बैंकिंग लोकपाल है उसके बारे में यही है कि जो बैंकिंग लोकपाल है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा नियुक्त एक वरिष्ठ अधिकारी है जो ग्राहकों की शिकायतों का समाधान करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं, तो फेडरल बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं। भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो आप तो ये तो जानते ही होंगे, स्वामी एम.एस. स्वामीनाथन भारत में हरित क्रांति के प्रणेता थे अर्थात जनक थे। अगला क्वेश्चन आता है कि कौन सी क्रांति इसमें सम्मिलित नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि जो सुनहरी क्रांति है वो उद्यान से संबंधित है, सही है। श्वेत क्रांति दुग्ध से है, हरित क्रांति कृषि से, लेकिन नीली क्रांति जो है मछली मत्स्य से संबंधित, कुक्कुट पालन से नहीं है। कुक्कुट पालन से जो है वो नीली क्रांति नहीं है, नीली क्रांति है मत्स्य पालन से। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया गया, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किसमें महसूस किया गया था, हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव गेहूं में महसूस किया गया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा गेहूं के उत्पादन में ही वृद्धि हुई थी हरित क्रांति से। दोस्तों आपको बता दें कि ये वाले क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे हैं हरित क्रांति वाला, क्योंकि हरित क्रांति के पूछे जाते हैं जनक तो एम.एस. स्वामीनाथन। अगर भारत में अगर पूछा जाता है कि पूरे विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो पूरे विश्व में डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और यदि पूछा जाता है कि जो हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो हरित क्रांति शब्द किसने दिया था, हरित क्रांति शब्द डॉक्टर विलियम गॉड ने दिया था। काफ़ी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव महसूस किया था, तो गेहूं के उत्पादन में महसूस किया गया था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो गेहूं का उत्पादन है इसमें हरित क्रांति का सबसे अधिक उत्पादन महसूस किया गया था। ऑपरेशन फ्लड जो कि दुग्ध आपूर्ति से संबंधित है, ऑपरेशन फ्लड 3 प्रकार से चले गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ऑपरेशन तीनों फ्लड का दुग्ध आपूर्ति, उसके दुग्ध क्रांति के जनक थे डॉक्टर वर्गीज कुरियन। दोस्तों आपको बता दें कि जो भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करी थी, तो आईसीआई बैंक, जो काफ़ी अच्छा बैंक माना जाता है प्राइवेट सेक्टर का। तो आईसीआई बैंक भारत में इनमें से किस बैंक ने सर्वप्रथम इंटरनेट बैंकिंग सेवाओं की पेशकश करी थी, तो आईसीआई बैंक था। भारत में सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों में सबसे बड़ा बैंक कौन सा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप जानते ही होंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है जिसकी सबसे ज़्यादा शाखाएं हैं। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दिया गया, तो भारतीय स्टेट बैंक नाम दे दिया गया था।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि स्टेट जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था उसको क्या नाम दे दिया गया था, तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नाम दिया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या हुआ था, इसका नाम भारतीय स्टेट बैंक हुआ था। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक उदान प्रदान किया गया। दोस्तों आपको बता दें कि जो 48 वाला क्वेश्चन है उसमें वाणिज्यिक बैंक उसका आंसर है कि भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को सबसे ज़्यादा जो रुपए देता है वो वाणिज्यिक बैंक देता है। द इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को राष्ट्रीयकरण के पश्चात क्या नाम दे दिया गया था, भारतीय स्टेट बैंक। भारत में कृषि और संबंधित कार्यकलापों को निम्नलिखित में से किसके द्वारा सबसे अधिक प्रदान किया गया, जो उधार है वाणिज्यिक बैंक। कृषि निर्यात नीति 2018 का लक्ष्य वर्ष 2022 तक भारत की कृषि निर्यात को कितना करना है, 60 बिलियन से अधिक करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है अभी भी, 60 बिलियन से अधिक करना है 2022 तक। दोस्तों आपको बता दें कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विशेष कृषि क्षेत्र स्थापित करने वाला भारत का पहले भारतीय राज्य कौन था, तो वो था उत्तराखंड। उत्तराखंड दोस्तों आपको बता दें कि जो उत्तराखंड है ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था उत्तराखंड वाला कि उसने विशेष कृषि क्षेत्र स्पेशल एग्रीकल्चर जोन जो स्थापित करा था इसने उत्तराखंड ने स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लर्न रखिएगा। इनमें से कौन सा भारत में कृषि विपणन के मुख्य दोषों में से नहीं है, भंडार सुविधा की कमी तो दोष है, परिवहन की कमी ये भी दोष है, मार्केट इंटेलिजेंस की कमी तो कमी थोड़े कोई चीज़ का मुख्य गुण होगा, दोष तो ये है ही है। तो पूछ रहा मुख्य दोषों में से एक नहीं है, तो अनुकूल मंडी ये दोष थोड़े है, तो अच्छी बात है। तो अनुकूल मंडी इसका आंसर सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुकूल मंडी। भारत में कई केंद्रीय सरकारी संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल है, इनमें से कौन सा ऐसा संगठन है जो कृषि विपणन में शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है। तो भारत का जो कृषि निगम है, भारत का कपास निगम, ये केंद्रीय सरकारी संगठन और कृषि विपणन में शामिल है। भारतीय खाद्य निगम भी कृषि संगठन में शामिल है, केंद्रीय सरकारी संगठन में कृषि विपणन के लिए। कृषि लागत और कीमतों का आयोग भी शामिल है। भारत की जो कृषि निगम है भारत का, वो नहीं शामिल है। तो भारत का कृषि निगम नहीं शामिल है, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है, खाद्यान्नों का न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिवर्ष कौन घोषित करता है, तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग घोषित करता है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। और दोस्तों आपको बता दें कि कुल 22 फसलें हैं जिसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित किया जाता है, और एक फसल है FRP गन्ना, जिस पर FRP घोषित किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कहीं कहीं तो 23 लिखा मिलता है, तो आप अगर 22 नहीं रहेगा तो 23, क्योंकि गन्ने वाले को FRP में जोड़कर न्यूनतम समर्थन मूल्य में ही रख दिया जाता है। तो खाद्यान्नों को न्यूनतम समर्थन मूल्य टोटल 22 बस्तों पर है, और गन्ने पर को जोड़ लिया जाए तो 23, क्योंकि गन्ने पर FRP मिलती है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग CACP होता है। दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी। भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी, चकबंदी लेखपाल 2015 का क्वेश्चन भी है। 14 जनवरी 1965 को हुई थी भारतीय खाद्य निगम की स्थापना। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में कृषि आयकर लगाया जाता है, तो कृषि पर जो टैक्स है वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। किसके द्वारा लगाया जाता है, राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। इंपॉर्टेंट है। कृषि विपणन की आधारभूत जो संरचना है EMI कब से प्रभावित हुई थी। दोस्तों आपको बता दें कि जो 56 नंबर वाला क्वेश्चन है कि कृषि विपणन की आधारभूत संरचना कब से प्रभावित हुई, तो अप्रैल 2014 से। और राष्ट्रीय कृषि बाजार NAM, राष्ट्रीय कृषि बाजार नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच उपलब्ध कराना। जो राष्ट्रीय कृषि मंच NAM क्या है, तो कृषि उपज के लिए राष्ट्रीय व्यापार मंच उपलब्ध कराना, ये चीज़ है NAM। दोस्तों आपको बता दें कि जो कृषि में नवाचार और उद्यमता को बढ़ाने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम का क्या नाम है, तो काफी क्वेश्चन पूछा जाता है। एग्री उड़ान, एग्री उड़ान नाम से स्पष्ट है, उड़ान का मतलब उड़ना यानी आगे बढ़ना। कृषि में नवाचार और उद्यमता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार स्टार्टअप और उन्हें संभावित निवेशकों से जुड़ने में सक्षम बनाने के लिए नया कार्यक्रम शुरू कर रही है। इस कार्यक्रम की क्या कहा जाता है, एग्री उड़ान कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा गया ग्राम विकास अधिकारी 2018 में, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना, अर्थात जो गांव है उनको शहरों जैसी व्यवस्था उपलब्ध कराना, इसी चीज को कहा जाता है पूरा। ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब राष्ट्रपति थे उस समय उन्होंने ये चीज लाया था। और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव रखता है कौन, ये पूछा है लेखपाल मेंस 2021 में भी, 2022 में इस बार लेखपाल हमने दिया है, तो उसमें पूछा गया था कि शहरों के बाहर आर्थिक सुअवसर बनाने के लिए मॉडल शहरी आधारभूत संरचना और सेवाएं ग्रामीण केंद्रों में स्थापित करने का प्रस्ताव कौन रखता है। पूरा आया था 2004 में। दोस्तों आपको बता दें कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम इसके निर्देशक रहे हैं। उन्हीं के प्रयासों के फलस्वरूप उन्होंने कहा था कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी शहरी आधारभूत संरचनाएं मिले, जैसे शहरों में पूरी व्यवस्थाएं मिलती हैं, सब चीज़ें गांव में मिले, लाइट मिले, पूरी सर्विस मिले, हॉस्पिटल मिले, पूरी शहरों जैसी सेवाएं गांव में मिले। इसकी परिकल्पना डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, प्रसिद्ध मिसाइल मैन, ने की थी। दोस्तों मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम है, तो आप हमें कमेंट करके ये बताना कि मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया कौन है।
अगर यदि आपको कमेंट करके हमें बताते तो हमारा थोड़ा इंटरेस्ट बढ़ेगा कि आप लोग हमारे क्वेश्चन पूछे हुए का रिप्लाई करते, ताकि हम इससे क्वेश्चन और पूछेंगे और ऐसे क्वेश्चन रहेंगे जो काफ़ी पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। आपको पता होगा कि मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया कौन, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया हमने बता दिया कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, मिसाइल ओमेन ऑफ इंडिया आपको कमेंट करके बताना। दोस्तों आपको बता दें कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए जो अटल मिशन था किस मंत्रालय, जो अमृत है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन जो अमृत है किस मंत्रालय के अधीन वर्क करता है, तो ये शहरी और आवास मंत्रालय जो है इसके अधीन वर्क करता है। दोस्तों आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। दोस्तों आपको बता दें कि जो श्रमिक है जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम कर रहे हैं, इसी वजह से बेरोजगारी बढ़ रही है। कि रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या क्या है, गणना पर्यवेक्षक 2016 में पूछा गया है कि श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उससे कम काम करते हैं, इसी वजह से रोजगार के अवसरों में कमी हो रही है। प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना, प्रधानमंत्री PMMSY, प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र। दोस्तों आपको बता दें कि जो शॉर्टकट लिखा है PMMSY, इसका मतलब आप समझिएगा कि इसका मतलब होता है प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना। P फॉर प्रधान, M फॉर मंत्री, M फॉर महिला, S फॉर सशक्तिकरण, Y फॉर योजना। तो कहने का मतलब अगर आप इसको नहीं समझ पाते हैं तो अब की बार लेखपाल मेंस में ऐसे कोई बहुत क्वेश्चन आए थे जिनमें शॉर्टकट लिख दिया गया था, कई लड़के उनका मतलब नहीं समझ पाए, उन्होंने ग्रामीण विकास में बहुत सारे क्वेश्चन गलत कर दिए थे। तो प्रधानमंत्री महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत महिला शक्ति केंद्र जो EMSK है, महिला शक्ति केंद्र को निम्नलिखित में से किस अवधि के दौरान कार्यान्वयन करने के लिए जो है अनुमोदित किया गया। तो आपको बता दें 2017-18 में ये चीज करी गई थी, तो ये पूछा जाना उतना हाई नहीं इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब 2018-19 में पूछा गया तो उसमें करंट हुआ करता था इसमें। प्रधानमंत्री किसान योजना, जो प्रधानमंत्री किसान फसल ये वाली जो PM किसान सम्मान निधि है उसी के बारे में बात कर रहा है। 31 मई 2019 को संशोधित नई केंद्र सरकार की पहली बैठक में प्रदान करने का निर्णय लिया गया। तो क्या लिया गया था, सभी किसानों को प्रतिवर्ष 6,000 रुपये दिया जाएगा, यही इंपॉर्टेंट है। अब इस समय 2 हेक्टेयर, पहले बाध्यता थी कि जो किसान 2 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि रखते हैं उनको नहीं दिया जाएगा। 2 हेक्टेयर से कम तक भूमि खेती करने वाले जो अल्प और सीमांत किसान हैं उनको 2,000 रुपये पर 4 महीने पर दिया जाएगा, अर्थात 1 साल में 6,000 रुपये। लेकिन अब सब किसानों को दिया जाता है, अर्थात सभी किसानों को 6,000 रुपये अब दिए जाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि वस्तु एवं सेवा कर GST का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए आप लिखा होता है, ध्यान पर आप देखिए, किसी भी वाहन को जब आप ट्रांसपोर्ट वाहन को देखते होंगे तो उसमें लिखा होता है गुड्स कैरियर। तो गुड का मतलब अच्छा वाला ये गुड्स नहीं होता, गुड्स का मतलब सामान होता है, गुड्स मतलब वस्तुएं होती हैं। तो वस्तुओं को कैरियर मतलब ले जाने वाला, कैरियर मतलब ले जाने वाला, तो ER लगता है तो उसी को ले जाने वाला गुड्स कैरियर, यानी वस्तुओं को ढोने वाला, यानी ट्रक जो वाहन वगैरह होते हैं उस पर गुड्स कैरियर लिखा होता है। तो वस्तु एवं सेवा कर GST भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। दोस्तों आपको बता दें काफ़ी इंपॉर्टेंट है, असम राज्य जो था उसने सबसे पहले भारत में लागू किया था। फ्रांस से GST को लिया गया, फ्रांस ने पहले लागू किया था, फ्रांस को देखकर भारत सरकार ने GST को लागू किया। दोस्तों आपको बता दें कि GST 3 प्रकार की होती है, SGST, CGST, और देखिए स्टेट GST और IGST, इंटीग्रेटेड GST, और CGST सेंट्रल GST, 3 प्रकार की GST होती है, ठीक है, अंतर्राज्यीय कर, केंद्रीय कर और राज्य कर। तो कहने का मतलब जो GST वाला है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, और GST में 5 प्रकार की स्लैब होती है, 0%, 5% और 12%, 18%, हमें लगता है 28%, जो सबसे हाईएस्ट है वही 28% है। तो वस्तु एवं सेवा कर भारत में 1 जुलाई 2017 को पेश किया गया था। वस्तु एवं सेवा कर को कितने घटकों में विभाजित किया गया है, 3। अभी मैंने बताया है, SGST, CGST, IGST, S फॉर स्टेट GST, C फॉर सेंट्रल GST, I फॉर इंटीग्रेटेड GST। दोस्तों आपको बता दें कि वर्तमान में वस्तु एवं सेवा कर, गुड्स एवं सर्विसेज टैक्स नामक एक नई कर व्यवस्था के लिए उच्चतम प्रतिशत स्लैब कितना है। टोटल 5 स्लैब हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। उसमें सबसे ज़्यादा कौन है, 28%। और दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिन पर GST नहीं लगता, जैसे पेट्रोल है, पेट्रोल वगैरह पर, डीजल वगैरह पर GST नहीं लगता। भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम GST की पुष्टि की गई, तो भारत में सर्वप्रथम किस राज्य में GST की पुष्टि की गई, असम में। सबसे पहले असम राज्य ने लागू किया था। दोस्तों आपको बता दें कि जो केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने किसे 19 फरवरी 2016 की GST पर बनी राज्यों की वित्त मंत्रियों के अधिकार प्राप्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अमित मित्रा को नियुक्त किया गया था, बट ये भी नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 2016 की करंट हुआ करती थी। अब करंट से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स से आए हैं वो आर्थिक बजट वाले से पूछे जाएंगे। 1991 की नई उदार आर्थिक नीति के परिचय के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा निम्नलिखित सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया है। तो ये औद्योगिकरण, 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई थी तो उसके साथ भारतीय अर्थव्यवस्था ने इसके अलावा सभी के माध्यम से मौजूदा आर्थिक समस्याओं को संबोधित किया। तो औद्योगिकरण, उन्होंने इंडस्ट्रियलाइजेशन किया, तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। औद्योगिकरण इसका आंसर होगा, आप ध्यान रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि जो अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विनिवेश आयोग का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो GV रामकृष्ण भारत में विनिवेश आयोग के पहले अध्यक्ष थे।
दोस्तों आपको बता दें कि आज हमें आपसे कुछ इंपॉर्टेंट बातें भी करनी है पेट को लेकर। दोस्तों अब आपको बता दें कि आपको 15 से 16 अक्टूबर, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट का एग्जाम संभावित है। दोस्तों थोड़ा लाइफ बिजी होने की वजह से हम भी अपने पढ़ाई करते हैं, तो इस वजह से हम अभी तक कंटिन्यू वीडियो नहीं डाल पा रहे थे। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि हम जैसा कि अभी अर्थशास्त्र का पूरा कंप्लीट वीडियो दिए हैं कि 70 क्वेश्चन जो अब तक पूछे गए थे, और कुछ ऐसे क्वेश्चन जो नहीं पूछे गए थे, पूछे जाने की उनकी उम्मीद है, उनको भी हमने सम्मिलित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थे वो इकोनॉमिक्स से जितने क्वेश्चन, अब हम कल, आप कमेंट करके हमें ये बताना कि हम कल कौन सा वीडियो आपको प्रोवाइड करें, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, स्टैटिक जीके का या हिंदी का। आप जितने क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं यूपिटर प्लस द्वारा, हम सबको आपको डेली कंटिन्यू एक मैराथन ये एक वीडियो में कंप्लीट आपको प्रोवाइड करा दिए। जैसे कोई चीज़ मान लीजिए ज़्यादा क्वेश्चन अगर किसी पॉइंट से पूछे, जैसे हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं तो हिस्ट्री को 2 वीडियो बना देंगे, फर्स्ट और सेकंड। दोस्तों अब आपको बता दें कि यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता है और आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, चूंकि परीक्षा में पूछे गए हैं, तो जितने लोग पेट की तैयारी कर रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए। देखिए किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के 2 ही अच्छे मेथड होते हैं। एक तो उसका सिलेबस आपको पता होना चाहिए, दूसरी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पता होनी चाहिए कि प्रश्न कैसे पूछा जाता है, तभी तो आप थ्योरी वाली बुक को पढ़ेंगे। और दोस्तों आप एक बुक ले लिए होंगे, अभी तक आपने बुक पढ़ भी ली होगी, अब आप रिवाइज कर रहे होंगे, तो आप पढ़ते रहिए। दोस्तों इस बार 80+ ही आपको लाना है, चूँकि कई वैकेंसी आने वाली है। इस बार लेखपाल है, स्टेनोग्राफर, बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं। चूँकि 2024 में लोकसभा का चुनाव है, तो इस बार थोड़ा अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे नंबर लाइए, ताकि हर परीक्षा के लिए आप एलिजिबल हो जाएं। चूँकि जो कट ऑफ आएगी उसमें अब की बार हाई रहेगी, चूँकि अब की बार 38 लाख नियर अबाउट लड़के पेपर देने वाले, उसमें एक मान लो 1-2 लाख नहीं जाएंगे। और दोस्तों आपको एक बार और बता दें कि आपका पेपर, अगर यदि आप ये सोच रहे हो कि 15 से 16 अक्टूबर, चूँकि यूपीट्रिपलएससी जब तक 2-3 बार अपना एक्सटेंड नहीं कर देता डेट, तब तक मानता नहीं है। लेकिन ऐसा इसमें नहीं होना है पेट में, क्योंकि देखिए दोस्तों पेट में कोई नौकरी उनको नहीं देनी है। पेट एक आपको प्री है, तो प्री उनको करवा लेना, उसके बाद में मेंस करवाएंगे। और दोस्तों आपको बता दें कि पेट के बाद में जो पहला जो फॉर्म आएगा वो लेखपाल का ही आएगा, फिर से 5000 पद आएंगे नियर अबाउट, तो आप उसके लिए तैयार रहिए और 80+ अंक लाने की सोचिए, क्योंकि आप ज़्यादा इस बार 15 गुना ही बुलाया जाएगा। तो जब आप 80+ लाएंगे तभी आपका कुछ हो सकता है। तो दोस्तों आप हमेशा 80+ लाने की सोचिए और पढ़ाई करते रहिए कंटिन्यू। बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।